चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करते हैं। शब्द उसके किसी भी भाषा में हो सकते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, और उसके पीछे का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम धर्म की बात में आज भी महापुरुष का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। वो कहते हैं धर्म तो हमारा, खास करके वो भारतीयों के लिए कहते हैं कि हम भारतीयों के लिए धर्म जो है वो हमारी भारतीयता है। जाति में कहते हैं कि हमारे जो देश है कि भारतीय हमारी जाति है और धर्म मानवता है। तो एक ही जाति और एक ही धर्म की वकालत उन्होंने अपनी कई जगह उन्होंने कहा था कि इस भारतीय जाति को जब बचाना पड़ेगा, मानव धर्म को बचाना पड़ेगा। जो विभिन्न धर्म कहते हैं वो उपासना पद्धतियां हैं। हम किसी भी उपासना पद्धति को मानते हो, चाहे हम कुरान पढ़ते हो, हम बाइबल पढ़ते हो, हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, हम वेद को मानते हो, प्रार्थना में केवल एक भाव है कि परमात्मा हमको सद्बुद्धि की ओर लेकर बलपूर्वक सन्मार्ग पर चलाए। तो फिर आप भी वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याक नाबूद याक नस्तईन इहदिनास नस्तईन। हम उस परवरदिगार पर विश्वास करते हैं, उसके करीब जाते हैं, वो हमको नेकी पर चलाए। बे शिवावर मोही है शुभ कर्मंते कबहू न डरो। यही प्रार्थना करते हैं कि हम शुभ कर्म से ना करें। बाइबल कहती है वी कम टू यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू शो अस द राइटेस्ट पाथ। और हमारे वेद कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः इसका भी अर्थ यही है कि हम उस परमात्मा को अपने अंदर धारण करते हैं और वो हमें बलपूर्वक सन्मान करते हैं। भाषा कोई भी है, आप किसी भी भाषा में रहें, इसका एकदम सरल उदाहरण है। अभी मैं पिछले कॉलेज में भी कह रहा था कि आपने देखा होगा कई बार जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कजिन्स भी साथ में रहते हैं, बड़े बच्चे यदि उस बच्चे की माँ को चाची बोलते हैं तो वो बच्चा भी अपनी माँ को चाची बोल रहे हैं। सुना होगा आपने। कई बच्चे अपनी माँ को भाभी या अपने पापा को चाचा बोलते हैं, भैया बोलते हैं। ऐसा चलन सम्मिलित परिवारों में रहा है, वो देख करके ऐसा सुन लेते। मगर किसी बच्चे ने अपने पिताजी को चाचा बुलाया तो सामने से चाचा ने जवाब दिया या पिता ने? किसने जवाब दिया? चाचा। माँ को चाची बोल करके बुलाया तो चाची ने जवाब दिया या माँ ने? माँ ने। शब्द कोई भी हो, आपने जिस भाव से बुलाया था, जिसको बुलाया था, वो आपको प्रेरित करेगा। तो वैसा ही है, भाव महत्वपूर्ण है। कमर सीधी कर लें, आंख बंद कर लें से अपने अंदर विद्यमान को तो हमेशा चलने के लिए और उससे प्रार्थना करते हैं। मैं गायत्री में बोलूँगा, जिसको आता है वो बोले और जिनको नहीं आता है वो दूसरे तरह से अपने भाव को जोड़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य और महाविद्यालय के विभिन्न सेवा कार्यों में जुटे हुए सभी प्राध्यापकगण और हमारे सभी सेवा क्षेत्र में, क्योंकि सेवा का ही क्षेत्र है चिकित्सा और इसमें प्रवेश लिए हुए सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए भी हमारे सभी उत्साही कार्यकर्ता। आज युवा दिवस है और इसकी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर युवा कौन? युवा कौन होता है? बता सकते हैं युवा कौन? एक विशेष आयु को युवा कहते हैं कि हम मान लीजिए टीनेजर से तरुण से अब हम प्रौढ़ के बीच की जो उम्र है वो यौवन की कही जाती है। लगभग उम्र जो मानी जाती है 12-13 साल से लेकर के
और 25 साल विदेशों में मानते हैं, 25 से 30, अपने 35 साल तक भी माना जाता है कि युवा है। भारतीय राजनीति का मैं नाम नहीं लेता कि वहाँ पर तो कितने भी बड़े चेहरे को आप कह सकते हैं। खैर वो भी बात नहीं है, ठीक है, वहाँ भी माना जा सकता है। मैं जो बात कह रहा हूँ वहाँ पर एक मनस्थिति की बात है। जहाँ युवा शब्द की बात आती है तो वर्तमान परिदृश्य में भी पूछा जाए युवा कौन, तो सहज रूप में कह सकते हैं घर में सबसे युवा व्यक्ति की पहचान उससे हो सकती है जो सबसे देर से सो के उठता है। हो सकती है कि जितने लोग हैं घर के सभी लोगों में पहचान करनी हो कि सबसे युवा कौन है, तो आप उठने का क्रम पता कर लीजिए। फिर इसी का रिवर्स सोने का क्रम पता कर लीजिए, जो सबसे देर से सोता हो, देर से उठता हो। फिर कहाँ पाई जाती है प्रजाति, तो आप किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, आप लोग तो बहुत अच्छे वर्ग से आते हैं, नहीं तो फिर एक वर्ग वो भी है कि किसी पान के ठेले पे, चाय के ठेले पे बातचीत करते हुए, गपशप करते हुए, थोड़ा और एडवांस वर्ग हो जाएगा तो ठीक है, मॉल्स में विंडो शॉपिंग करते हुए, और ज़्यादा चाहिए तो साहब सोशल युवा है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको युवा मिल जाएंगे। सही है परिभाषा, ठीक है। थोड़ी और इसमें जोड़ रहे हैं तो नशे के वो धुआं उड़ाते हुए, बहुत सारे वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हुए युवा। वहाँ ये बात यदि परिभाषा ठीक बैठती हो तो हम आगे बढ़े। युवा दिवस मना रहे, ठीक है, नहीं है ना वो उम्र वाला वर्ग युवा में आता था, और ना इस तरह की कोई गतिविधि, उठा पटक तोड़ फोड़ करने वाला, कुर्सियां तोड़ने वाला, झगड़े करने वाला, छोटी सी बात के लिए भी आक्रोशित हो जाने वाला, वो भी युवा नहीं है। फिर युवा किस एक अवस्था का नाम है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम उम्र से युवा हो गए, ठीक है, फिजिकल, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हो गए हमारे अंदर और हम युवा बन गए, तो बहुत छोटी सी स्थिति है। आपने 18 साल के भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके अंदर बिल्कुल भी आत्मबल नहीं है, चेहरे पर बिल्कुल भी तेज नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता है, हर एक परेशान बैठे हुए हैं, और वो यदि अपने आप को कोई युवा का सर्टिफिकेट लेके घूमते रहे, वो समाज के या वो खुद के अपने और अपने परिवार के किसी काम के नहीं है। फिर युवा क्या अवस्था है? तो युवा अवस्था यदि कही जाए तो उपनिषद का एक सूत्र है। उपनिषद युवाओं को युवा बनने के लिए प्रेरित कर, उसी मैं उन्हीं उपनिषदों की बात कर रहा हूँ जिसका एक सूत्र स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फेमस किया था। कौन सा उपनिषद था वो? कठोपनिषद का एक सूत्र था, उत्तिष्ठत् जागृत राम के बलानी भोगत, ठीक है। इसमें पूरा श्लोक है, सूरज धारा मतलब उसका अर्थ ये होता है कि तलवार की धार पर चलने के समान कठिन रास्ता है आध्यात्म का पथ, उस पर चलकर अपने लक्ष्य को हासिल करो, और जब तक हासिल ना करो तब तक रुको मत। तो वो बात उन्होंने कही थी, और ऐसी बहुत सारी बातें हमारे उपनिषद कहते हैं। ये वैसा ही तैत्तिरीय उपनिषद का एक सूत्र है, युवा स्यात्, युवा बनिए। अब देखिए ऋषि जब उपनिषद में कह रहे हैं कि युवा बनिए, तो इससे तो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि युवा बनने के लिए कह रहे हैं, तो उनके लिए उम्र का तो कहीं कोई खेल ही नहीं। युवा स्यात्, युवा बनिए। कैसे युवा बनिए? अब आपके ऊपर है, चॉइसेस एक पहले वाली मैंने आपको दे दी, वो भी हो सकती है कि बहुत अलग तरीके के कपड़े पहन के, अलग तरीके के हेयर कट्स लेकर के, कुछ अनूठा बन करके आप समाज में खड़े हो जाइए, बताइए आप युवा हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने आप हो सकता है किसी दूसरे ने आपसे और अच्छा हेयर कट रखा होगा, उसके कपड़े का ब्रांड और अच्छा हो सकता है, आपकी गाड़ी से और अच्छी गाड़ी उसकी हो सकती है, आपके गैजेट से और अच्छे गैजेट्स हो सकते हैं। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं कि आप क्या उसको ले सकते हो, उसकी भाई आपके पास अच्छा हो सकता है, दूसरे वाले के पास और अच्छा हो सकता है। तो फिर युवा की पहचान किससे हो सकती है? रंग रूप से, वो भी कोई उसकी बहुत बड़ी बात है। उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शरीर और कदकाठी से उतने अच्छे नहीं रहे हैं, मगर उनकी स्थिति समाज में बहुत ऊंची रही। तो युवा बनने की बात है,
युवा बनिए कैसे, तो वो उपनिषद कहता है युवा स्यात् अध्यायिका, अध्याय का साधु युवा, क्षमा कीजिए एक सूत्र में छूट गया, साधु युवा, साधु अर्थात साधक, जिसका जीवन क्रम बहुत अच्छा है, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी कैसे भी रहना, कुछ भी करना, यदि ये क्रम है तो आप उम्र से युवा होते हुए भी कहेंगे कि आप युवा हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको युवा बनना है तो कैसा, साधु युवा, साधु युवा अर्थात जिसकी जीवन साधना व्यवस्थित है, जीवन व्यवस्थित है, जीवन संयमित है, साधक है। साधक मतलब बोले आप किसी एक वेशभूषा या किसी एक स्वरूप को साधक नहीं मानते, इसकी परिभाषा आपको मिलती है। साधु युवा अध्यायिका, अध्यायिका माने स्वाध्याय, पढ़ने वाला, सीखने वाला, कुछ नया सीखना हमेशा। युवा वो होता है जिसके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की लगन होती है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है डॉक्टर कलाम। उम्र से तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, मगर उन्होंने अपने सीखने पढ़ने की लगन को नहीं छोड़ा। तो दूसरा सूत्र था अध्याय का, आशिष्ट हो, शालीन, शिष्टाचारी, जो शिष्टाचारी है, क्योंकि युवाओं से ये बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। किसी बुजुर्ग को आपने ऐसे उठा पटक करते नहीं देखा होगा, मगर अशिष्टता करते हुए, किसी बात या किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए जनरली युवा ऐसा करते हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो शिष्टाचारी, शालीन बने। और फिर दो सूत्र उसमें दो तरह के बल के लिए आवाहित किया, शारीरिक और मानसिक, दृढ़िष्ठ और बलिष्ठ। तो दृढ़िष्ठ होता है वो मानसिक रूप से बलवान, और बलिष्ठ जो है वो शारीरिक रूप से बलवान। तो दोनों से बलवान बन करके, शरीर से और मन से यदि आप ऐसे हैं तो आप युवा हैं। बस ये इस समीक्षा का दिन है ये, जब हम युवा दिवस मनाते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम युवा हैं। फिर इसमें उम्र कहीं बाधा नहीं है। फिर आप 20 साल के युवा भी हैं और आप 60 साल के भी युवा हैं, और 20 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं और 60 साल के युवा भी हो सकते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आए तो पहले तो शुरुआत यहाँ से है। फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की तो बात की ही जाए कि उस समय, क्योंकि यौवन जो है वो जीवन का बसंत है। अभी बसंत ऋतु आ रही है, देखिए अब ये दो ऋतुओं का जैसे इस कॉमिक जहाँ पर वो संधि वेला आएगी तो आप पूरे प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देगा। प्रकृति में सुंदर सुंदर, अब जगरन खत्म हो जाएगी, ठंड खत्म होगी, एक उल्लास का वातावरण आएगा और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, प्रकृति अब अपने आप श्रृंगार में रहेगी और फिर वो एक नए सृजन की ओर चलेगी। तो ये बसंत जिस तरह से प्रकृति में आता है, वैसे जीवन का बसंत है ये यौवन, मानव जीवन में बसंत के रूप में आता है और बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के आता है। संभावनाओं के बहुत सारे द्वार हैं, जैसा कि इसमें आपने सुना कि हिमालय शिखर है, हिमालय की तरह से शिखर लेकर के आता है, मगर अब हमारे ऊपर है कि हम उस ऊंचाई का उपयोग कहाँ करें। तो हमारे लिए ऐसे महापुरुष आते हैं जो युवाओं को जीवन में एक रास्ता देकर के जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में स्वामी विवेकानंद जी की बात वही आकर के रुकती है कि वो जागृति का संदेश दे रहे हैं। बार बार गीत में भी आया था, उठो नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, और जागो, हर जगह ही आपसे कहा जा रहा है कि जागो जागो। क्या युवा सो रहा, क्या हम सो रहे? तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सोने की या सुप्तावस्था की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, स्थितियां होती हैं। जरूरी नहीं कि जब आंख बंद करके आप गहरी नींद में उसको ही सोना चाहिए। तो आप तो कहेंगे मैं तो जाग रहा हूँ, मेरी आंख खुली हुई है, और आप हमेशा कहते रहते हैं जागो युवा, युवाओं को जागने की जरूरत है। कैसे जागने की जरूरत है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आप मान लीजिए घर पे सो रहे हैं, घर पे या कहीं पर भी आप अपने जहाँ हैं रुके हैं किसी ऐसी जगह पे, और आप आराम से अपने बिस्तर पे आंख बंद करके चादर डाल के आप सो रहे हैं, आंखें बंद। ये भी माना जाता है कि सोया हुआ व्यक्ति तो मृत समान है, उसमें कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। अब वहां पर किसी सांप आ जाए, तो सांप आ जाए तो फिर क्या होगा? सांप के ऊपर आपकी आंखें बंद है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते। अब उससे दूसरी स्थिति है तो ठीक है, सुप्तावस्था है, आप सो रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, कोई घटना घट जाए नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं, और उस समय आपके उस परिकर में जहां आप बैठे हुए हैं सांप घुसता है।
सांप को देख करके आपको लगता है कि सांप घुस गया, मगर चलो मैं तो दूर बैठा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दूर हूँ। जिसको फर्क पड़ेगा, जिसको काटेगा वो बचे, मैं तो साफ। ये स्थिति कैसी है? सोने की है कि जागने की है? सोने से और खतरनाक वाली है। कभी ना कभी तो वो आपको भी काटेगा। तीसरी स्थिति, आपने सांप को घुसते देखा और आपने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, सांप सांप सांप, भागो सांप, भगदड़ हो गई चारों तरफ, और फिर आपने जोर जोर से चिल्लाया, अफरा तफरी मचा दी, शोर मचाने लगे, हाय हाय के नारे लगाने लगे। इसकी वजह से घुसा, सरकार की वजह से घुसा, पड़ोसी की वजह से घुसा, उसने घुसाया, इसने घुसाया, सांप जहां का तहां है, आपने खूब हल्ला मचाया। कोई फर्क पड़ा? आपके शोर मचाने से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, सांप अपनी जगह। और आपने परिस्थितियों को बिगाड़ दिया और लोगों को परेशान कर दिया, भगदड़ मचा दी, अफरा तफरी मचा दी, मगर परिस्थितियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्थिति और जागृत तो कह सकते हैं, मगर जीवन ये भी नहीं है, इसमें भी भटक है। लास्ट पेज है जहां आपने देखा कि घर में कोई समस्या, सांप घुसी, और जैसे ही आपने देखा, आपने ठट लाठी उठाई, आपने लाठी ठोकी, भगाया, उसको दूर किया, और जो उपाय हो सकते थे किए जिससे कि दूसरे को भी नुकसान ना हो, और आपने सांप को बाहर कर दिया, उसको भगा दिया, ठीक है। और यदि नहीं माना तो लास्ट स्टेज में आदमी दूसरी चीजें सोचता है, तो आपने उसका उपाय किया। ये अंतिम वाली जो स्थिति है वो जागृति की भी है और जीवंत की भी है। तो जागृत होना और जीवंत होना ये दोनों आवश्यक है, और जो जागृत है, जीवंत है, वो आज के समय के लिए आवश्यक है, युवाओं के लिए खासकर। वर्तमान परिस्थिति से जोड़ करके इसलिए देख रहा हूँ कि हम अपने आसपास जरा नजर घुमा करके देखें। हमारे आसपास कितने तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, चाहे पर्यावरण का संकट हो, चाहे हम नशे के संकट को देखें, या तरह तरह की अशिक्षा देखते हैं, चाहे प्रत्यक्ष अशिक्षा का भी आंकड़ा देखें तो कोई कम नहीं है, 26% बच्चे हमारे देश में अभी भी अशिक्षित हैं। गंदगी एक समस्या है, और भी आतंकवाद या उस तरह की हिंसा एक अलग अलग तरीके की वो समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में चालू हो रही हैं, और इन समस्याओं के साथ में जब हम अपने आप को खड़ा पाते हैं, हम बड़े ध्यान से कहते हैं कि हम युवा हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो वही चार कैटेगरी, एक तो आंख चद्दर तान के सो रहा है कि मुझे क्या पता ही नहीं है, दूसरे वाले की आंखें खुली है, उसको जानकारी तो सब है मगर सोचता है कि मेरे तक तो नहीं है, तीसरे वाले को बहुत कुछ पता है तो अपनी जागृति को केवल शोर मचा करके मान लेता है, हल्ला मचा करके वो हल्ला लाठी पीट लेता है, या लोगों को भगदड़ मचा लेता है, हाय हाय के नारे लगा देता है। और जो चौथी वाला स्तर है कि हम क्या कर सकते हैं इस समस्या से, दो हाथ के लिए हमारा क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, उसमें बहुत थोड़े से लोग हो जाते हैं। तो ये आज के समय में जो आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, तो पहली भूमिका तो यही है कि हमको समस्याएं दिखनी चाहिए। युवा कौन है तो उसकी एक परिभाषा ये भी कि उसको समस्याएं दिखनी चाहिए। आपको समस्या दिखने लगे और उस समस्या के समाधान के लिए कदम बढ़ने लगे, तब तो आप युवा हैं। अब राष्ट्र की समस्याएं दिखने लगे और उसको ठीक करने लगे, तो इस ओर हम कोशिश करें वर्तमान स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो आज स्वामी जी के जन्मदिन में उनका ही एक सूत्र जो बहुत ही फेमस उनका वाक्य है, और केवल 2 शब्द का वाक्य है, बी एंड ए। यदि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं कि देश को ठीक करना है, तो हम युवा क्या करें? तो स्वामी विवेकानंद जी का एक सूत्र है, बी एंड ए, बनो और बनाओ। क्या बनो, क्या बनाओ? तो खुद आदर्श बनिए और देश को वैसा बनाइए। कैसे हो सकता है? तो इसके 4 सूत्र हैं, छोटे छोटे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जिस फील्ड से आप हैं, आप चिकित्सक हैं, और ये क्रम तो आप लोगों के को करने ही जा रहे हैं, तो शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। स्वस्थ युवा। अब बी में क्या होगा और मेक में क्या होगा? आप स्वस्थ बनिए, बी स्वस्थ बनने के सूत्र क्या हो सकते हैं? डॉक्टर, अब मुझे इसमें तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो महान विधा के विद्यार्थी हैं जिसको अब दुनिया स्वीकार करने लगी है। और कोरोना के बाद तो अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों को समझ में आया है कि हाँ, आयुर्वेद हमारा कितना उपयोगी है। और इतने लंबे समय से
हम जिस विधा को मान रहे हैं या एकदम नेचुरल प्रोसेस में कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं और वो आप उस क्षेत्र में हैं, वहां पर लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना। शुरुआत युवा कैसे करें, गीता का 6वें अध्याय का 7वां श्लोक है। आप लोग भी इसको शायद, मुझे लगता है शायद आपके सिलेबस में भी हो और मुझे इसके बारे में पता नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपकी फूड हैबिट अच्छी हो, युक्त आहार, युक्त विहार आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु आप अपने काम को खूब मन लगा के करें, युक्त स्वप्नावबोध से आपका सोना और जागना व्यवस्थित हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप योगी हैं और योगी कभी बीमार नहीं पड़ता। शुरुआत यहाँ से शुरू करें, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी बनाएं, तो आदर्श दिनचर्या हमारी बने, इसके लिए कोशिश करें। हम स्वस्थ बनेंगे तो हमारा राष्ट्र अब मेघ वाले में जा रहा है अपने आप। क्यों मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रेंड है, बहुत आप सहज रूप में देखना, देश के युवा को बड़े लोग और पूरी सोसाइटी फॉलो करती है ना। आप जिस तरह के कपड़े पहनने लगो, आप देखिएगा आपकी सोसाइटी के लोग, इवन थोड़े बड़े एज के लोग भी आपके जैसे ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करने लगते हैं। घर में गाड़ी किसके पसंद की आती है? युवा के पसंद की। दीवार का कलर भी आप ही के पसंद का है। हर एक चेंज जो है आपके माध्यम से आता है। एक कवि की बहुत जिनका गीत गाया गया, उन्हीं की लिखी हुई एक पंक्ति है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो हमारे यदि राष्ट्र को सबल बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, आंकड़े की दृष्टि में हम 50% से ज्यादा है, 57%। 2011 का सेंसस जब 21 का आएगा तो ये आंकड़ा और बढ़ा दिखेगा। इतनी बड़ी संख्या में युवा है, तो यदि हम युवा स्वस्थ होंगे, लोगों को स्वस्थ होने के लिए प्रेरित करेंगे तो देश सबल बनेगा। पहला सूत्र बीएड में स्वस्थ युवा तो सबल राष्ट्र। दूसरा शालीन युवा। शालीनता बिना मोल बिकती है और उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, उनके कपड़ों को देख करके लोगों ने हंसी उड़ाई। चाहते तो उनको गाली दे सकते थे, उल्टा सीधा बोल सकते थे, तुम मेरे पे क्यों हंस रहे हो, कुछ और भी कह सकते थे, मगर शालीनता तो थी। भारत से गए थे, बहुत प्यार से पूछ लिया, भाई आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा आपकी वेशभूषा पे आपने क्या पहन रखा है, बंदरों जैसा कपड़ा पहन रखा है। उन्होंने कहा आपके देश में हो सकता है टेलर आपके व्यक्तित्व को बनाते हो, हमारे यहाँ जो है हम खुद अपना, हमारा जीवन हमारा व्यक्तित्व बनाता है। तो हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अशिष्टता में ना दें। हमको अच्छा लगता है क्या कि हमारे माँ बहन के लिए या किसी के लिए कोई बुरा कहे, हमारे मुंह से तो गाली निकल जाती है। तो फिर एक सूत्र और है इसके साथ जुड़ा हुआ, शालीनता में दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। फिर आप कोई भी काम करेंगे जिसको आप अपने साथ तौल करके देखेंगे तो आप गलत नहीं कर सकते। तो शालीनता के साथ शिष्टता का वो आशिष्टों वाला जो गुण है कि आप कैसे आदर्श बनिए। रोल मॉडल को फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।